तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 7 के लिए। क्लास 7 से संबंधित बहुत सारे नियम को हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यह नियम नहीं जानेंगे तो आप क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का सवाल सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे सही ढंग से, ठीक है, और समझ भी नहीं पाएंगे सही ढंग से। इसलिए जितने भी नियम यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं उन सारे नियमों को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो टोटल 7 नियम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। 7 या फिर 8 हो सकता है। और इन सारे नियमों को आप ढंग से समझेंगे तो आपको आने वाले समय में कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। और यह नियम जो है आपको क्लास 7 में ही आपको मदद नहीं करेगा, आपको आगे भी मदद करने वाला है। 8, 9, 10 या फिर जहाँ तक जाएँ सभी जगह आपको मदद करने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो अपना नियम है दोस्तों, वह नियम है आपको संवरक या संवरित गुण, ठीक है, क्लोजिंग प्रॉपर्टी। यह आपको कहाँ पर लगता है और कैसे लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है एक चिन्ह प्लस और एक चिन्ह लिखा है माइनस, ठीक है। 2 चिन्ह लिखा है इसलिए क्योंकि आपको यह समझने में मदद मिलेगी यह क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए यह प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाव दोनों पर लगता है, ठीक है। लेकिन घटाव पर जब लगता है तो इसका हो जाता है नाम घटाव का संवरक गुण, और जब जोड़ पर लगता है तो यह जोड़ का संवरक गुण नाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यह अलग अलग परिस्थिति में घटाव पर और जोड़ पर लगेगा, सभी जगह आपको यह नहीं लगता है, ठीक है। देखिए जैसे कि हम एक संख्या आपको लिख देते हैं 5 + 2, ठीक है, बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है। तो इस परिस्थिति में लगा तो देखिए क्या क्या यहाँ पे हम लोग डाले हैं। पहला जो 5 है वह आपको प्राकृत संख्या है और 2 भी प्राकृत संख्या है, और यह जो संख्या हमको प्राप्त हुआ है यह भी आपको प्राकृत संख्या है। तो जो संख्या हम डाल रहे हैं और उसका अगर योग वही संख्या आ रहा है, अर्थात यह प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यह आपको योग पर संवरक नियम लागू हो रहा है। किस पर, किस संख्या में, तो प्राकृत संख्या में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको संवरक गुण होगा। लेकिन कहाँ पर हो रहा है, तो प्राकृत संख्या में संवरक गुण, योग का संवरक गुण, प्राकृत संख्या में योग का संवरक गुण यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं 5 - 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी प्राकृत संख्या, यहाँ पे भी प्राकृत संख्या है और यहाँ पे भी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं में घटाव पर संवरक गुण आपको यहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले में देख लेते हैं। पहले वाले में देखिए यहाँ पे क्या है, तो यह 5 पूर्ण संख्या भी है, 2 भी पूर्ण संख्या है और 7 भी पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत और पूर्ण दोनों में यह हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी प्राकृत और पूर्ण दोनों में हो गया, ठीक है। प्राकृत और पूर्ण दोनों में संवरक गुण आपको हो गया घटाव में। तो घटाव का संवरक गुण किस पर, प्राकृत संख्या में हो गया, ठीक है, और पूर्ण संख्या दोनों में। अब यहाँ पे एक संख्या हम लेते हैं, अगर इसी को हम उल्टा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, उल्टा। हम एक संख्या को मिटाते हैं ऊपर वाले, प्लस वाला आप देख लिए कि पूर्ण संख्या में भी काम हो गया और आपको प्राकृत संख्या में भी हो गया। आप इसको उलट फिर भी करेंगे, 2 + 5 भी करेंगे तो फिर आपको यह आएगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या योग में, ठीक है। घटाव में देखिए बदल जाता है। तो हम इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा आपके सामने, देखिए क्या आता है। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम 2 - 5 लिखते हैं, 2 - 5 लिखते हैं तो क्या होगा, और 2 + 5, 2 + 5 वाला तो आपको प्राकृत संख्या ही आएगा। लेकिन 2 - 5 अगर करते हैं तो आपको -3 हो जा रहा है। देखिए 2 प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है, लेकिन -3 प्राकृत संख्या नहीं है। या 2 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में घटाव का संवरक गुण काम नहीं कर रहा है। या प्राकृत संख्या में घटाव का संवरक गुण काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहीं पर इस संख्या का नाम हम अगर दे दें क्या, पूर्णांक संख्या, तो यह 2 धनात्मक पूर्णांक है, 5 भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक है। तो 3 क्या है, -3, यह ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या पर आपको घटाव का संवरक गुण काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे संख्या दिया जाएगा, तो अगर इस प्रकार से दिया जाएगा तो आप देखेंगे क्या कि यह घटाव, यह जो है पूर्णांक संख्या पर संवरक गुण काम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप
पहचान पाएंगे कि यह जो संबरक गुण है वो आपको प्लस और माइनस पर ही काम करता है, मतलब जोड़ और घटाव पर काम करता है, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में। हर जगह आपको घटाव काम नहीं करता है, लेकिन जोड़ का संबरक गुण आपको पूर्ण संख्या में भी काम करेगा, प्राकृत संख्या में भी काम करेगा, पूर्णांक संख्या में भी काम करेगा। ये जो जोड़ का संबरक गुण है वो, लेकिन घटाव का संबरक गुण सभी में काम नहीं करेगा। घटाव का संबरक गुण उसकी परिस्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि वह किस पर काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको संबरक गुण समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या अगर +1 है तो -1 भी पूर्णांक है, मतलब यह धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक है। 0 भी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप +1 से ऊपर जितना ले जाए और -1 से नीचे जितना भी ले जाए सभी पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। तो पूर्णांक संख्या भी हमको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्या अगर आपको नहीं आता है तो प्राकृत संख्या के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, और पूर्ण संख्या के लिए आप जा करके देख सकते हैं। वैसे आपको शॉर्टकट में बता देते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। गिनती की जो भी संख्या 1 से शुरू होता है वो सभी के सभी प्राकृत संख्या है, और गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर दिए तो वह पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या 0 को छोड़ करके प्राकृत संख्या होती है। अगर 0 लगा दे तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, तो संबरक गुण आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर जो हमारा गुण है वो उस गुण पे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर गुण हमारा जो है वो है क्रम विनिमय। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर गुण जो है आपको क्रम विनिमय गुणधर्म है। ठीक है, इसमें कहा गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यह भी आपको प्लस और गुणा पर लागू होता है, माइनस पे नहीं। यहाँ पे देखिए ये जोड़ और घटाव पे नहीं लागू होता है, जोड़ और गुणा पे लागू होता है क्रम विनिमय। अब यह किस जगह पर लागू होगा वो आप देख लीजिए। तो जब दो को पूर्णांक ले लीजिए, या फिर दो आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, या फिर दो आप प्राकृत संख्या ले लीजिए, उनका अगर आप योग करेंगे, देखिए इस तरीके से 2 + 5, ये दोनों क्या है? पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है। अगर इसको हम योग करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 2, यानी इसको पलट करके वही चीज़ लिख देंगे, मतलब उल्टा कर करके। तो इसको आप क्या करेंगे? क्रम विनिमय नियम कहेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे माइनस पे क्यों नहीं होता देख लीजिए। 2 - 5 बराबर क्या हो सकता है? 5 - 2 के? तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 - 5 आपको -3 आ जाएगा, और ये आपको आ जाएगा +3। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए माइनस वाला इसमें काम नहीं करता है। ठीक है, अब गुणा पे देख लेते हैं इसी चीज़ को। देखिए 2 × 5 अगर करते हैं तो 5 × 2 इसको आप लिख सकते हैं। दोनों परिस्थिति में आपको आंसर 10 ही आएगा, और यहाँ दोनों परिस्थिति में आंसर आपको 7 ही आएगा। इसीलिए यह जोड़ पर आपको क्रम विनिमय काम करता है, गुणा पे क्रम विनिमय काम करता है। ठीक है, लेकिन यह आपको घटाव पर काम नहीं करता है। तो जब जोड़ का क्रम विनिमय रहेगा तो आप जोड़ का क्रम विनिमय लिख देंगे, जब आपको गुणा का क्रम विनिमय रहेगा तो आप गुणा का क्रम विनिमय लिख देंगे। ठीक है, तो यह आपको किसी भी आपको पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या फिर प्राकृत संख्या हो, आपको सभी संख्या में प्रयोग में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा है गुणधर्म वो आपको है सहचर्य गुणधर्म। ठीक है, सॉरी इसमें गलत थोड़ा सा हो गया है टाइप, साहचर्य होगा, इसमें एक पाई होगा। ठीक है, साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य नियम। ठीक है, यह भी आपको जोड़ और गुणा पर ही काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 3 पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए? 3 पद होने चाहिए। आइए देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक संख्या ए ले लेते हैं और दूसरा संख्या बी ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके अगर हम सी से गुणा करते हैं तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, ए गुना और बी गुने सी करेंगे उतना ही मानाएगा। या जैसे कि आप देख लीजिए 2 × 5 अगर यहाँ पे लिख दिए और गुने यहाँ पर 3 लिख दिए बराबर, तो हम 2 को अलग कर करके और 5 गुने इधर 3 लिख देते हैं, और दोनों का मान सेम आएगा। 2 पंचे 10 गुने 3 बराबर 2 गुने 15, 5 दिया 15, मतलब यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 30। तो इस प्रकार में आपको इस परिस्थिति में जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको आप किस रूल के अंदर रखेंगे? तो साहचर्य नियम के अंदर रखेंगे। ठीक है, यह जोड़ पे भी काम करता है। जैसे कि आप देख लीजिए
जोड़ पे कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे हम मिटा दिए इसको, गुना को, ठीक है। गुना को हम मिटा देते हैं। चलिए यहाँ से तो हमको पूरा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि गुना का अलग हो जाता है और जोड़ का अलग हो जाता है। चलिए अब हम लेते हैं, अगर a प्लस बी करते हैं और प्लस सी करते हैं, या a प्लस फिर b प्लस सी करते हैं, तो इस परिस्थिति में क्या होता है। देखिए 2+5+3 और यहाँ पे 2+5+3, 2+5 बराबर आपको 7 हो जाएगा, +3 यहाँ रह जाएगा बराबर, यहाँ 2 है और +5 और 3 आपको 8 हो जाएगा, 7 और 3 भी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा। तो यह जो सहचर्य नियम है आपको प्राकृत संख्या या फिर आपको पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या के जोड़ और गुणा दोनों पर लागू होता है, ठीक है। तो जब जोड़ पे लागू होगा तो जोड़ का सहचर्य नियम हो जाएगा, और गुणा पे लागू होगा तो गुणा का सहचर्य नियम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा सहचर्य नियम। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नियम नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। 4 नंबर में आपको वितरण नियम आ गया। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए यह सिर्फ आपको गुणा पे काम करता है। किस पे काम करता है? गुणा पे काम करता है। आपको पहचान कैसे करेंगे कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो देखिए, या फिर आप इस नियम का इस्तेमाल बराबर करते हैं हल करने के लिए किसी भी सवाल को। देख लीजिए कैसे, जैसे कि ए गुने बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम लागू कैसे करेंगे, देखिए ये गुना और प्लस दोनों पे काम करता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि सहचर्य में आप काम किए हो इसी तरीक़े से, लेकिन यहाँ पे गुना पे विशेष तौर पर काम करते हैं। देखिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये कोष्ठ में है, इस दोनों को बंटवारा कर देंगे, इसको ए को, तो एक बार ए गुने बी हो जाएगा, प्लस फिर ए से आपको सी में गुना हो जाएगा, ए गुने सी हो जाएगा। इस तरीके से कहीं पे भी आपको दिया जाए तो उसको सीधा सीधा आप किस नियम के अंतर्गत रखेंगे? वितरण नियम के अंतर्गत रखेंगे। या वितरण नियम का प्रयोग करके आपको कहा जाए हल करने के लिए, तो आप इसी तरीके से हल करेंगे। जैसे आप देख लीजिए 2 गुने 5 प्लस 3 आपको दिया गया, तो क्या लिखेंगे आप? 2 गुने 5 भी लिखेंगे और प्लस 2 गुने क्या लिखेंगे? 3। अब देखिए हल करके देख लीजिए, दोनों का मान आपको सेम आएगा। ये 2 और गुने 3 भी लिखे, दोनों का मान आपको सेम आएगा। देख लीजिए कैसे, 2 गुने 5 3 आपको 8 हो गया बराबर, 5 दूने 10 हो गया और प्लस 2 तिया 6 हो गया, तो 8 दूना यहाँ पे 16 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 10 और 6 16 हो गया। दोनों के दोनों मान आपको सेम आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो नियम है वितरण नियम आपको गुणा पे काम करता है विशेष तौर पे, ठीक है। और इस परिस्थिति में अगर आपको कोई भी लाइन दिया जाए तो आप उसको वितरण नियम के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा नियम है देख लेते हैं। 5 नंबर जो नियम है आपको आइडेंटिकल कंपोनेंट्स मतलब तत्सम गुण। चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तत्सम गुण में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए तत्सम गुण विशेष तौर पर बहुत ही आसान है, हल्का है। एक बार आप ध्यान से समझिएगा तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आप किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या रहेगा। जैसे कि 2 गुने 1 करेंगे तो आपको 2 ही रहेगा, या आप 1000 गुने 1 करेंगे फिर भी आपको 1000 ही प्राप्त होगा, या एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या आपको प्राप्त होगा। यानी 1 से सिर्फ गुना आपको दिखाई कहीं पर भी दे, ठीक है, तो वह किस नियम को पालन करेगा? तत्सम गुण को पालन करेगा, ठीक है। किसको पालन करेगा? तत्सम गुण को। जैसे कि अगर -5 से हमको गुना कर दे 1 में तो क्या आएगा? -5 ही, मतलब वही के वही संख्या रह जाएगा, कोई परिवर्तन उस संख्या में नहीं होगा। तो यह आपको तत्सम गुण हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको तत्सम गुण भी समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा शून्य से गुना।
मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अभी भी गलती करते हैं, या क्लास 10 के बच्चे को मालूम नहीं होता कि 0 से गुना किसी संख्या में होगा या 0 से किसी संख्या में गुना होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा और इसको आप ध्यान से समझिए क्या होगा। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना करते हैं तो वह संख्या का मान आपको सीधे 0 हो जाता है। चाहे माइनस में आप 5 करोड़ रहे, इसमें आप 0 से गुना करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, या 2 गुने 0 करेंगे फिर भी आपको 0 हो जाएगा। अगर हम x गुने 0 करेंगे फिर भी आपको इसका मान 0 ही हो जाएगा। मतलब 0 से किसी भी संख्या पे गुना करने पर उसका मान क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो यह 0 का नियम है। आप हमेशा 0 का नियम ध्यान रखें, क्योंकि 0 का नियम हमेशा आपको उपयोग में लाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 0 का नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, और दूसरा जो है गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम। ये दोनों के दोनों टॉपिक का मैं पर्सनल वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पर अपलोड किया हूँ। आप उसको विशेष तौर पर देखना चाहते हैं तो हम लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख पाइएगा, या फिर आप चैनल के सर्च में जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं, योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो देखिए, योज्य प्रतिलोम का जो परिभाषा होगा वो क्या होगा कि वह दो संख्या वह दो संख्या जिनका योग आपको 0 प्राप्त हो। ऐसा दो संख्या जिनका योग आपको 0 प्राप्त हो तो वह दोनों संख्या एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। जैसे कि 5 में कितना जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, तो 5 में आप -5 जोड़ेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। तो 5 का योज्य प्रतिलोम आपको -5 हो जाएगा और -5 का योज्य प्रतिलोम +5 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको साधारण तरीके से निकालना हो, योज्य प्रतिलोम निकालने का जो सूत्र, तो योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा लोम बराबर -1 गुने वह संख्या जिसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालना होगा, वह संख्या -1 से उस संख्या में गुना कर देंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -1 गुने 2 बराबर -2, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हो जाएगा। या शॉर्टकट ये कहे कि जिसका आपको योज्य प्रतिलोम निकालना होगा उसी संख्या में आप माइनस लगा दीजिए। अगर माइनस में दिया हुआ है तो उसको आप प्लस में लिख दीजिए, वही उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे कि आपको 6 का योज्य प्रतिलोम -6 हो जाएगा और -6 का योज्य प्रतिलोम +6 हो जाएगा। अगर 12 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, जैसे कि हम आगे लिख लेते हैं फिर, अगर 12 का योज्य प्रतिलोम लिखना है तो -12 सीधे लिख लीजिए। अगर -10 का योज्य प्रतिलोम लिखना है तो सीधा 10 लिख लीजिए, तो यही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर आप -1 से गुना कर देते तो वह उसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि अगर -2 है और इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, यही इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। अब हम आते हैं अगला टॉपिक अपने गुणात्मक प्रतिलोम पे। ठीक है, तो अब गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में हम लोग जानते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, देखिए, जब दो संख्याओं का गुणनफल आपको 1 आए, ठीक है, अगर एक संख्या a है और एक संख्या b है, दोनों का मान आपको 1 आए तो वह दोनों संख्या आपको एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। जैसे अगर a बराबर निकालना है तो क्या हो जाए, 1/b हो जाएगा। ठीक है, अगर b बराबर निकालना है तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते 2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, मान लेते हैं उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, x है, तो 2 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम x मान लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2। अगर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 1/5, अगर 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 5 सीधा हो जाएगा। या अगर कोई संख्या है 3/2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसको 1 में करेंगे तो सीधा यह पलट करके 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम आपको काम करता है। दोनों संख्या का गुणनफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन दोनों को आप गुना करके देख लीजिए, 1 हो जाएगा, आ गया 1। तो इस प्रकार से आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से
आपको इस चैप्टर का जो पूर्णांक चैप्टर है, इस पूर्णांक चैप्टर का जितना भी गुण था आपको गुण समझा दिए, गुण से संबंधित, और जितना भी रूल था इस चैप्टर में उस सभी रूल को हम लोग हल कर लिए। अब आपको इस चैप्टर का कोई भी गुण से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर में जहाँ कहीं भी आपको गुण पूछा जाएगा आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। और आगे अगर इसी चैप्टर का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम जस्ट इसके बाद उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके और अपलोड करने वाले हैं ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।